हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड थ्योरी के जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो हर एक टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चाहे जो भी टेक्निकल का एग्ज़ाम हो, मैकेनिकल ग्रुप का बेसिकली टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर वालों के लिए ये वीडियो है जो भी मैकेनिकल ट्रेड से बिलोंग करते हैं। ठीक, चाहे जो भी एग्जाम हो, डीआरडीओ, इसरो, एनएफसी, हैवी वाटर बोर्ड या एनएफएल हो, दिल्ली मेट्रो हो, सब भी एग्जाम में कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के इम्पोर्टेंट्स जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लें, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन फ्यूचर आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाएं तो उस एग्ज़ाम को देने जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा। यहाँ से आपके 5 से 6 प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो हमारी वीडियो है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो लिया है टैप ड्रिल साइज के कैलकुलेशन से। पहला क्वेश्चन है, इन ए टैप ड्रिल साइज M12 × 1.7 द साइज ऑफ होल इज। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको केवल इतना दे दिया जाता है, M12 × 1.75। और यहाँ पर पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यम का मतलब होता है मेट्रिक, एम का मतलब क्या होता है मेट्रिक। 12 यहाँ पर क्या होता है, तो 12 इसका मेजर डायमीटर। ठीक, 12 क्या होता है, इसका मेजर डायमीटर होता है। 1.75 क्या है, तो 1.75 ये होती है पिच, होती है पिच ऑफ थ्रेड। ठीक, जो हम होल में थ्रेड काट रहे हैं उसकी पिच कितनी है, तो 1.75। तो सबसे पहले इसके नॉमेनक्लेचर से ही आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा, अब इसमें हमें क्या करना है, तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है टैप ड्रिल साइज। दिया क्या क्या गया है, हमें दिया गया है कि ये थ्रेड क्या है, मेट्रिक थ्रेड है जिसका मेजर डायमीटर 12 mm है और पिच कितनी है 1.75 mm है। तो हम जानते हैं जब कभी हम टैप ड्रिल साइज का कैलकुलेशन करते हैं तो बेसिकली टैप ड्रिल साइज का मतलब क्या हुआ कि हमें माइनर डायमीटर निकालना है। ठीक, क्योंकि अगर हम बात करें इंटरनल थ्रेड की कंडीशन में तो माइनर डायमीटर और मेजर डायमीटर क्या होता है, और एक्सटर्नल के कंडीशन में मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं इंटरनल में, तो जस्ट जब हम ड्रिल होल करते हैं तो जो वहाँ पर हमें डायमीटर प्राप्त होता है होल का, वो क्या होता है, माइनर डायमीटर होता है। और जब उसमें हम थ्रेड कटिंग कर देते हैं तो थ्रेड कटिंग करने के बाद जो हमें यहाँ पर डायमीटर प्राप्त होता है ये मेजर डायामीटर होता है। इसका जस्ट अपोजिट है आउटर की कंडीशन में, शाफ्ट की कंडीशन में। जब हम शाफ्ट की टर्निंग करके उसको रेडी करते हैं तो जो डायमीटर प्राप्त होता है ये क्या होता है, ये इस समय मेजर डायमीटर होता है। और जब इस पर हम क्या कर देते हैं, थ्रेड की कटिंग कर देते हैं, तो थ्रेड की कटिंग करने के पश्चात जो यहाँ पर डायमीटर मिलता है इसे क्या कहते हैं, इसे माइनर डायमीटर कहते हैं। तो आपको बस यही समझना है। अगर इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो टैप ड्रिल साइज का मतलब हमें क्या निकालना है, माइनर डायमीटर निकालना है। कि अगर हमें थ्रेड काटने के बाद 12 mm डायमीटर चाहिए तो उससे पहले हम कितने का होल करें, उसमें होल के लिए आपको यहाँ पर साइज कैलकुलेशन करना है। तो टैप ड्रिल साइज का फार्मूला होता है टैप साइज इंटू 2 × d। वैसे भी अगर आप मेजर डायमीटर निकाल रहे हैं तो सॉरी माइनर डायमीटर निकाल रहे हैं तो क्या करना होता है, मेजर डायमीटर में से डबल डेप्थ को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा माइनर डायमीटर निकल के आ जाता है। अब यहाँ पर दो प्रकार की थ्रेड होती हैं, एक होती है मेट्रिक, दूसरी होती है ब्रिटिश। अगर मेट्रिक थ्रेड के कंडीशन में बात की जाए तो डी बराबर होता है 0.61 इंटू पिच। ब्रिटिश थ्रेड के कंडीशन में डी बराबर क्या होता है, 0.64 इंटू पिच। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मेट्रिक वाले की वैल्यू कम होती है डेप्थ की और ब्रिटिश वाले डेप्थ की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। मेट्रिक में 0.61, ब्रिटिश में 0.64। अब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो टैप ड्रिल साइज हमारा कैलकुलेट करना है, टैप साइज दिया गया है 12, इसमें से हमें माइनस क्या करना है 2 इंटू डेप्थ को डी के स्थान पे हमने 0.61 पी रख दिया, पिच अपना 1.75 दिया गया है, इसको कैलकुलेट किए तो आया 2.135। इसको हमने माइनस कर दिया 12 में से तो हमें कितना प्राप्त हुआ 9.86 निकल के आया। कि हमें होल कितने का करना है, 9.86 का करना है। अगर 9.86 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप 9.8 या 9.85 की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक,
ये था कब, 100% थ्रेड काटने के लिए। मान लीजिए आपको 100% थ्रेड नहीं काटनी है, ठीक, 60% थ्रेड काटनी है, तो क्या करते हैं, तो डायरेक्टली हम टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए जो हमारा टैप साइज दिया गया होता है इसमें से पिच को माइनस कर देते हैं। जैसे 12 में से जब आप 1.75 को माइनस करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 10.25 आएगा, ठीक। अगर 100% थ्रेड नहीं काटनी है तो आप 10.25 की तरफ भी जा सकते हैं। तीसरा यहाँ पर पूछा जाता है थंब रूल कैलकुलेशन से। जब कभी भी होल का मीन्स थ्रेड का डायमीटर 10 mm से कम होता है, बिलो 10 mm, तो उसके लिए हम थंब रूल प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या करना होता है, टैप साइज को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे पूछ लिया गया कि यम 6 के लिए क्या होगा, तो यम 6 के लिए हमें क्या करना है, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से, तो 6 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 निकल के आएगा। मतलब यम 6 के लिए क्या होगा, 4.8 टैप ड्रिल साइज होगा। तो जब भी 0.10 से नीचे है तो आप उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अभी इस क्वेश्चन से आपको हर एग्जाम में इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो अगर आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यह हमने लिया है गियर से। द पिच डाया ऑफ ड्राइविंग गियर इज 100 mm, इट रोटेट्स एट 50 rpm, इफ द ड्रिवन गियर इज 25 mm पिच डाया देन कैलकुलेट इट्स स्पीड। यहाँ पर दिया गया है कि एक ड्राइविंग गियर है, ड्राइविंग गियर में 100 mm उसका पिच सर्किल डायमीटर है और ये 50 rpm पे रोटेट कर रहा है। यदि जो ड्रिवन गियर है इसका जो पिच सर्किल डायमीटर 25 mm हो तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं बिगर डाया को, जो हमारा ड्राइविंग है उसका डाया D1 100 mm और उसकी जो आरपीएम है N1 50 मान लेते हैं। D2 जो हमारा ड्राइविंग गियर है, ठीक, ड्रिवन गियर, उसका हमने मान लिया D2 डायमीटर 25 है। अब उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, N2 आरपीएम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे, जो गियर जितना बड़ा होता है उसकी स्पीड क्या होती है, उतनी कम होती है। इसके कंपेयर में जो गियर छोटा होता है इसकी स्पीड क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। अब जैसे ये इसका डाया 100 है तो इसका क्या है 50 आरपीएम है। अब इसका डाया क्या है 25 है, तो जाहिर सी बात है इसका आरपीएम क्या आएगा, इसके अपेक्षा ज़्यादा आएगा। छोटा गियर है तो तेजी गति से रोटेट करेगा, बड़ा गियर है तो कम स्पीड से, ठीक। यहाँ पर हम गियर के लिए फार्मूला क्या प्रयोग करते हैं, तो गियर में एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद रखना है, N1D1/T1 बराबर N2D2/T2, जहाँ N1D1T1 क्या है, ड्राइविंग गियर से ड्राइवर गियर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। N2D2 आपके ड्रिवन गियर से रिलेटेड यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हो जाती हैं। अब इस फार्मूले से चाहे आपको आरपीएम निकालना हो, डायमीटर निकालना हो, नंबर ऑफ टीथ निकालना हो, कुछ भी निकालना हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर डायमीटर और आरपीएम की बात की गई तो टीथ से हमारा कोई मतलब नहीं होगा, तो हम सिंपली यूज करेंगे N1D1 बराबर N2D2, ठीक। तो N1 की वैल्यू 50 है, D1 की वैल्यू 100 है, N2 हमें निकालना है, D2 की वैल्यू 50 है, ठीक। तो यहाँ पर हमने 25 से 50 को कैंसिल किया तो कितना आया, 2 आया। 100 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 200 हो गया। तो N2 बराबर निकल के आया 200। मीन्स जो हमारा ड्रिवन गियर है वो कितने आरपीएम पे रोटेट करेगा, 200 आरपीएम राउंड पर मिनट, मतलब एक चक्कर में वो 1 मिनट में वो 200 चक्कर काटेगा। पहला वाला जो 100 mm का था ये 1 मिनट में 50 चक्कर काट रहा था। अब ये जो 25 mm वाला गियर है ये 1 मिनट में 200 चक्कर काटेगा, ठीक। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं यहाँ से आपको गियर वाले न्यूमेरिकल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेम इसी फार्मूले पर आधारित दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर एक गियर है 150 mm, यहाँ पर पिच सर्किल डाया है और इसमें नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, 50 हैं, ठीक। दूसरा जो ये पिनियन को, एक पिनियन को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, जिसमें पिच सर्किल डाया कितना है, 60 है। तो इसमें नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे, क्या क्या दिया गया है, एक हमारे पास ड्राइवर गियर है जिसका पिच सर्किल डाया 150 है और उसमें कितने 50 टीथ 50 दांते कटे हुए हैं। ये एक पिनियन को रोटेट करवा रहा है, घुमा रहा है। अब उस पिनियन का जो पिच सर्किल डाया है 60 mm दिया गया है, तो हमें फाइंड आउट करना है पिनियन में दांतों की संख्या कितनी होगी। तो ऊपर ही हमने फार्मूला प्रयोग किया था N1D1T1/N2D2। यहाँ पर हमें N1 की बात नहीं की गई, N2 की बात नहीं की गई है, तो हम N1 N2 को कैंसिल कर देंगे। सिंपल प्रयोग करेंगे D1/T1 बराबर D2/T2, ठीक। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो D1 की वैल्यू कितनी है, 150 है, T1 की वैल्यू 50 है, D2 की वैल्यू 60 है,
T2 आपको ज्ञात करना है। तो 150 को जब आप 50 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बार कैंसिल आउट होगा। ठीक, अब इस 3 से जब आप 60 को कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो T2 निकल के आया, नंबर ऑफ टीथ पिनियन में कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक, इस अगर आप उत्तर को वेरीफाई करना चाहें तो D1/T1 का रेशियो निकालिए। 150 है D1, T1 है 50, निकालेंगे तो वहाँ आएगा 3:n। 3:1 मीन्स जो हमारा ड्राइवर गियर है उसका रेशियो क्या है, 3:1 है। तो जो हमारा पिनियन है उसका भी 3:1 आना चाहिए। कैसे, D2 देख लेते हैं। तो D2 हमारे पास 60 है। T2 कितना निकल के आया, तो T2 20 निकल के आया। यहाँ से भी अगर आप देखें तो गियर रेशियो कितना निकल के आता है, 3:1 निकल के आता है। मीन्स हमारा उत्तर क्या है, सही है। स्टैंडर्ड फार्मूला आपको N1D1/T1 बराबर N2D2/T2 याद रखना है। इसी से आप सारे न्यूमेरिकल गियर के सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर माइक्रोमीटर के एरर से पूछा गया है कि एक माइक्रोमीटर है जिसमें 0.03 mm की क्या है, निगेटिव एरर है, और ये रीडिंग शो कर रहा है 25.52 की। तो इसकी एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये माइक्रोमीटर हैविंग 0.03 mm निगेटिव एरर शोज रीडिंग 25.52, व्हाट विल बी इट्स एक्चुअल रीडिंग। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपका कंसेप्ट एरर का क्लियर होना चाहिए कि माइक्रोमीटर में एरर क्या होती है। तो आप सभी ने माइक्रोमीटर को अच्छे से देखा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, जब दोनों मेजरिंग फेस आपस में मिले होते हैं, मेजरिंग फेस मींस स्पिंडल व एनविल दोनों फेस आपस में क्या हो, कोइंसाइड कर रहे हो, मिले हुए हों, इस कंडीशन में जो डेटम लाइन है, डेटम लाइन मतलब स्लीव या बैरल आप कहते हैं, इस पर डेटम लाइन पे जो जीरो वाली ग्रेजुएशन होती है, ये थिम्बल के, जो थिम्बल यहाँ पर हमारा सर्कुलर पार्ट होता है, इस थिम्बल के जीरो के साथ मेल नहीं करती है, इससे कुछ ऊपर होती है या इससे कुछ नीचे होती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। ठीक, जीरो एरर कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, जब स्पिंडल व एनविल या कह सकते हैं दोनों मेजरिंग फेस आपस में मिले हुए हो, लेकिन जो डेटम है, स्लीव या बैरल की डेटम की जो जीरो लाइन है या थिम्बल की जीरो लाइन से एग्जैक्ट मैच ना करे, इससे कुछ ऊपर या नीचे निकल जाए हमारी थिम्बल की जीरो लाइन, तो इसी को क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, जीरो एरर कहते हैं। अब यदि ये थिम्बल की जो जीरो लाइन है, ठीक, थिम्बल की जीरो लाइन डेटम लाइन से कहाँ निकल गई, ऊपर निकल गई या आगे निकल गई, तो इस कंडीशन को कहा जाता है निगेटिव एरर। और यदि ये कहाँ रह जाती है, डेटम लाइन से पीछे रह जाती है या नीचे रह जाती है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर को क्या हम करते हैं, पॉजिटिव एरर को जो भी हमारी रीडिंग आती है सही माप लेने के लिए, उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और नेगेटिव एरर को, जो माइक्रोमीटर की रीडिंग आती है सही रीडिंग प्राप्त करने के लिए, उसमें हम नेगेटिव एरर को जोड़ देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है जीरो एरर को कैसे सही करते हैं। तो सी स्पैनर का एक वहाँ पर छोटा सा सी स्पैनर रखा होता है आपके बॉक्स में, माइक्रोमीटर के बॉक्स में। तो सी स्पैनर के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो एरर को सही करते हैं। या फिर आप नेगेटिव, पॉजिटिव है उस वैल्यू को नोट डाउन कर लिया, नेगेटिव होगा तो उसे आप जोड़ दीजिएगा, अंत में पॉजिटिव होगा तो उसे घटा दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0.03 mm की निगेटिव एरर है, 25.52 रीडिंग शो कर रहा है। तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, तुम्हें पता है निगेटिव एरर के कंडीशन में एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए जो भी रीडिंग वहां पर शो हो रही है उसमें हमें एरर को क्या करना है, जोड़ना है। निगेटिव है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या करना है, प्लस कर देना है, पॉजिटिव कर देना है उसको। 25.52 शो हो रही है, 0.03 की एरर है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25.55 mm निकल के आ जाएगा। उसकी एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी 25.55 mm। दूसरा इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉजिटिव एरर पे आता है, यहाँ पर दिया गया है एक माइक्रोमीटर, या माइक्रोमीटर हैविंग 0.04 mm पॉजिटिव एरर शोइंग रीडिंग 19.38, व्हाट विल बी एक्चुअल रीडिंग। माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर यहाँ 0.04 की दी गई है और रीडिंग शो कर रहा है 19.38। तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी, तो पॉजिटिव एरर के कंडीशन में क्या करते हैं, जो भी रीडिंग दी गई होती है इसको हम यहाँ पर जो रीडिंग शो हो रही होती है उससे क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू जो रीडिंग शो हो रही है माइनस पॉजिटिव एरर। एक्चुअल रीडिंग में यहाँ पर हमारे शो की गई 19.38 रीडिंग माइक्रोमीटर पे, पॉजिटिव एरर कितनी है, 0.04 की है, माइनस कर देंगे तो निकल के आएगा 19.34, जो कि क्या हो जाएगी यहाँ पर वास्तविक रीडिंग
हो जाएगी। तो आशा करते हैं एरर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, इससे आपको न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो पॉजिटिव एरर को घटाते हैं, निगेटिव को जोड़ते हैं। निगेटिव में जो थिम्बल की जीरो लाइन होती है डेटम से ऊपर निकल जाती है, पॉजिटिव में जो थिम्बल की जीरो लाइन होती है डेटम से नीचे रह जाती है। बस इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एरर को सही करते हैं सी स्पैनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कैलकुलेट द स्पिंडल आरपीएम फॉर ड्रिलिंग स्पीड ऑफ 44 मीटर पर मिनट एंड डायमीटर ऑफ ड्रिल 20 mm। ये आपका ड्रिलिंग स्पीड के कैलकुलेशन से है, ठीक। अब इसी पर चाहे वो टर्निंग का पूछे, ड्रिलिंग का पूछे, किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन में अगर आपको स्पीड निकालना है, आरपीएम निकालना है, तो उसके लिए केवल और केवल एक ही स्टैंडर्ड फार्मूला आपको याद रखना है। कटिंग स्पीड v बराबर पाई डी एन बाई 1000 मीटर पर मिनट, जहाँ पाई आपका कांस्टेंट है, डी डायमीटर हो जाएगा ड्रिल का या होल का डायमीटर आप कह लीजिए, ठीक। वो कितना यहाँ पर दिया गया है, 20 mm दिया गया है। एन क्या होता है, आरपीएम राउंड पर मिनट, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। और वी का मतलब होता है कटिंग स्पीड, जिसको हम मीटर पर मिनट में लेते हैं। कटिंग स्पीड को मीटर पर मिनट में लेंगे, डायमीटर को एमएम में लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कई बार डायमीटर एमएम में नहीं दिया जाता है, तो उसको हमें एमएम में कन्वर्ट करना होता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है कटिंग स्पीड कितना, 44 मीटर पर मिनट। डायमीटर दिया गया है 20 mm, हमें फाइंड करना है आरपीएम। तो कटिंग स्पीड का फार्मूला बी बराबर पाई डी एन बटा 1000 मीटर पर मिनट हमें पता है। यहाँ से हम निकालते हैं किसके लिए, यहाँ से हमने निकाला आरपीएम के लिए फार्मूला। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कटिंग स्पीड गुणे 1000 बटा पाई डी क्या निकल के आया, कटिंग स्पीड गुणे 1000 बटा पाई डी। कटिंग स्पीड हमें 44 दी गई है, 1000 तो आपका 1000 रह जाएगा, बटा पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखी। तो जब 22/7 रखेंगे तो बटा 7 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। बटा डायमीटर हमारा कितना है, 20 है। 1000 को हमने 20 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर 50 बचा। 44 को 22 से कैंसिल किए तो 2 बचा। 2 को 50 से गुणा किए हो गया 100। 100 को 7 से गुणा किया कितना आ गया, 700। तो इसका आरपीएम कितना निकल के आ गया, 700 आरपीएम निकल के आ गया। एक चीज जो यहाँ पर और पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है, वो चीज आप ध्यान से देखेंगे। वो इस फार्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। किस वाले से, इस वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा कटिंग स्पीड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायमीटर के और आरपीएम के, ठीक। मीन्स यदि हम डायमीटर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और हम आरपीएम को कांस्टेंट रखें, तो कटिंग स्पीड हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। या हम कटिंग स्पीड को बढ़ाएं, इसमें से किसी एक को कांस्टेंट रखें, तो दूसरा हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए कोई हमारा मीन्स हमें कोई कटिंग स्पीड दी गई है, पर्टिकुलर कटिंग स्पीड। अब कटिंग स्पीड को हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक। हमने क्या कर दिया, कटिंग स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। अब यदि हम डायमीटर को बढ़ाते हैं तो आरपीएम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हम अगर आरपीएम को बढ़ाते हैं तो डायमीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहला ये क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने डायमीटर को कांस्टेंट कर दिया, जो ड्रिल का डायमीटर है सेम डायमीटर के लिए, अगर हम आरपीएम बढ़ाएंगे तो कटिंग स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हम कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे तो आरपीएम पर क्या फर्क पड़ेगा। इसको आप एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा देखिएगा। मान लीजिए कटिंग स्पीड हमारी क्या है, 12 है, और ड्रिल का डायमीटर हमारा क्या है, 4 है, और आरपीएम कितनी है, 3 है। तभी इन दोनों का गुणा करके कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक। क्योंकि ये पाई और 1000 को आप अभी छोड़ दीजिए, कांस्टेंट है वो। तो हमने डायमीटर को गुणा किया आरपीएम के साथ, तो हमारी निकल के आ गई कटिंग स्पीड, ठीक। अब यदि हम डायमीटर को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं, मतलब ये 4 हमारा फिक्स है, 4 हमारा नहीं बढ़ रहा है। तो यदि हम इस 3 की वैल्यू को बढ़ाते हैं, मतलब अगर हम आरपीएम को 3 से क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो हमारे कटिंग स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। अब पहले ये 3 था, तो 3 को 4 से गुणा किया 12 आया। अब इस 4 को हम नहीं बढ़ा रहे, इस 3 को हमने उठा के 4 कर दिया, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कटिंग स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। यदि डायमीटर कांस्टेंट है और हम आरपीएम बढ़ाते हैं तो कटिंग स्पीड बढ़ेगी, या हम कटिंग स्पीड बढ़ाते हैं तो भी आरपीएम क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरे कंडीशन में अगर हम आरपीएम को कांस्टेंट कर लेते हैं और यदि कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे तो भी हमारा डायमीटर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। और यदि हम डायमीटर को बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, कटिंग स्पीड हमारी बढ़ेगी। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है। तीसरा जो पूछा जाता है, यदि हम कटिंग स्पीड को कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें, यदि हम
कटिंग स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं और हम अगर डायमीटर बढ़ाएं तो आरपीएम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक, तो अगर हम कटिंग स्पीड को कांस्टेंट रख के डायमीटर को बढ़ाएंगे तो आरपीएम क्या होगा, घट जाएगा। जैसे ये हमारे 12 ही है, अब इसको हमने 4 के बजाय क्या कर दिया, 6 कर दिया, तो ये हमारा 3 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा। या हमने इसको इसको 3 से बढ़ा के 4 कर दिया तो ये हमारा 4 से घट के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो यहाँ पर आप कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड सॉल्व कर ले जाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी सेकेंड आर दियर इन एन एंगल ऑफ 6 डिग्री। 6 डिग्री के एंगल में कितने सेकंड होते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है टर्नर ट्रेड का, तो हमें पता होना चाहिए 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1 डिग्री में कितने मिनट आ जाएंगे, तो 3600 ये हो जाएगा 1 डिग्री में सेकंड की संख्या। ठीक, सिंपल सा आपको ध्यान रखना, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो हम 6 डिग्री को पहले मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 216। यहाँ पर एक जीरो और एक या जीरो, 2 जीरो। ठीक, तो ये हो जाएगा 21600। 6 डिग्री किसके बराबर है, 21600 सेकेंड के बराबर है। यहाँ से आपको क्वेश्चन छोटा सा एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इसेंट्रिक टर्निंग ऑफ ए रॉड ऑफ 100 mm diameter, what is the maximum possible eccentricity with a diameter of 80 mm can be turned। यहाँ पर इसेंट्रिक टर्निंग करनी है, जैसे कि एक्सल वगैरह जो बनाए जाते हैं वो सब इसेंट्रिक टर्निंग है। इसेंट्रिक टर्निंग का मतलब क्या, ऐसे दो मीन्स डायमीटर जिनका सेंटर क्या हो, एक ना हो। एक का सेंटर मान लीजिए यहाँ है, दूसरे का सेंटर यहाँ है, तो क्या है, इसेंट्रिक टर्निंग है। इसके विपरीत एक होती है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में दोनों डायमीटर का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, एक ही होता है, तो इसे कंसेंट्रिक टर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पर इसेंट्रिक टर्निंग करनी है, बड़ा वाला डायमीटर 100 दिया गया है, छोटा वाला डायमीटर 80 दिया गया है। तो पूछ रहा है कितनी मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी हो सकती है, तो इसेंट्रिसिटी इन दोनों का क्या होती है, डिफरेंट का हाफ होती है। कैसे निकालते हैं, कैपिटल डी यहाँ पर आपको दिया गया है 100, स्मॉल डी स्मॉल डायमीटर 80 दिया गया है। इसेंट्रिसिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेजर डायमीटर माइनस माइनर डायमीटर बाई 2। तो मेजर डायमीटर 100 है, माइनर डायमीटर 80 है, माइनस करेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 20 आएगा। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10 mm निकल के आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस न्यूमेरिकल में गलती कर देते हैं। सिंपल क्या करना है, इन दोनों को आपका डिफरेंस निकालना है, बाई 2 कर देना है, आपको इसेंट्रिसिटी पता चल जाएगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का न्यूमेरिकल इसरो के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। आपको यहाँ पर लीस्ट काउंट फाइंड करना है वर्नियर कैलिपर का, जिसमें 9 मेन स्केल डिवीजन मैच कर रही है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से, और एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 mm दी गई है। कई बार ये चीज़ 1 mm ना दे करके 0.5 mm दे दी जाती है, तो आप ब्रैकेट में दी गई चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आखिर ब्रैकेट में दिया क्या गया है, कि यहीं से सारा हमारा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। ठीक, तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है 9 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के है। तो आप इसको लिखो चाहे 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, या आप इसको लिख सकते हो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन। अब ये एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 mm है, तो 9 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 mm हो जाएगी। मतलब जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है बराबर हो जाएगा 9 mm के। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, तो 9/10 mm के बराबर हो जाएगा। ठीक, और ऊपर ही हमें ब्रैकेट में दिया गया था कि एक मेन की वैल्यू कितनी होती है, 1 mm होती है। लिस्ट काउंट निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है लिस्ट काउंट का, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 है, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 mm है। वर्नियर स्केल की हमने निकाला 9/10, माइनस कर देंगे 1 - 9/10, तो 10 × 10 - 9,
मीन्स 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब क्या हुआ 0.1, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1 mm हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक, क्या था 9 मेन स्केल डिवीजन मिल रही थी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो यहाँ पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 9/10। अब एक मेन की वैल्यू आपको 1 mm पता है, तो एक से क्या करेंगे 9/10 को माइनस कर देंगे, कितना निकल के आएगा 1/10 निकल के आएगा और लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.1। तो ये कब है, ये है जब 9 मेन स्केल मैच कर रही हो 10 वर्नियर स्केल से। इसी के सेम अगर 49 मेन स्केल 50 वर्नियर स्केल से मैच कर रही हो तो लिस्ट काउंट कितना होता है 0.02 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पूछा जाता है 39 मेन स्केल मैच कर रही है 40 वर्नियर से, तो यहाँ पर 0.025 के समथिंग आता है। ठीक, यहाँ पर दूसरा पूछा जाता है 24 मेन स्केल मैच कर रही है, 24 मेन स्केल 25 वर्नियर स्केल से मैच कर रही है। तो इस प्रकार के आपको कुछ और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि आप बुक से देख करके और सारे क्वेश्चन की इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का कह सकते हैं हम। ये क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू मिल ए बेबल गियर गिवन मॉड्यूल 3 नंबर ऑफ डेज 20। यहाँ पर एक गियर की हमें क्या करनी है, मिलिंग करनी है। मतलब गियर की सिंपली हम कैसे गियर कटिंग करते हैं, तो मिलिंग पर हम उसका कटिंग करते हैं गियर वगैरह की। तो यहाँ पर हमें गियर का कटिंग करना है, जिसके लिए हमें दिया गया है मॉड्यूल 3 दिया गया है, नंबर ऑफ टीथ 22 दिया गया है, 20 नंबर ऑफ टीथ हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें पहले कैलकुलेट करना है पिच डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, एडेंडम, डिडेंडम, वर्किंग डेप्थ, टोटल डेप्थ और क्लियरेंस। ये इतनी चीजें हमें क्या करनी है यहाँ से कैलकुलेट करनी है। और दिया क्या गया है, केवल दो चीज, मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा इसका हम बेसिक देख लेते हैं जो गियर का है, कि किस प्रकार से क्या क्या टर्मिनोलॉजी कहाँ कैसे संबंधित होती हैं। ठीक, तो मान लीजिए ये हमारा कोई गियर का क्या है, टीथ हमने बना दिया। ठीक, जो 2D प्रोफाइल होती है टीथ की कुछ इस प्रकार से बनती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर से निकल रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एडेंडम सर्किल कहते हैं। और जो यहाँ से नीचे से निकल रही है एक लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, डिडेंडम सर्किल कहते हैं। और बीच से जो ये सेंटर लाइन पास हो रही, इसी को पिच सर्किल डायमीटर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, इसी को पिच सर्किल डायमीटर कहा जाता है। इसी से जितने भी कैलकुलेशन होते हैं गियर के, सब पिच सर्किल से ही किए जाते हैं। जो इमेजिनरी लाइन पास हो रही एडेंडम और डिडेंडम के बीच से, यही क्या आपकी पिच सर्किल है। सारे गियर के कैलकुलेशन यहीं से आधारित होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा एडेंडम, एडेंडम का मतलब क्या है, जो ये आपकी पिच सर्किल है, इसके यहाँ से लेकर के और एडेंडम के बीच की दूरी, जो एडेंडम सर्किल या कह सकते हैं जो आउटर सर्किल है और पिच सर्किल है, इसके बीच की दूरी क्या होती है, एडेंडम होती है। ठीक, सिंपल सा, एडेंडम सर्किल और जो यहाँ पर पिच सर्किल है इसके बीच की दूरी। जब डिडेंडम की बात की करें तो पिच सर्किल से जो नीचे, पिच सर्किल और डिडेंडम सर्किल के बीच की दूरी, या पिच सर्किल और जो निचली सबसे सर्किल होती है इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, डिडेंडम कहलाती है। दो और टर्मिनोलॉजी है, एक है वर्किंग डेप्थ, दूसरा है होल डेप्थ। ठीक, तो वर्किंग डेप्थ सबसे पहले समझते हैं कि वर्किंग डेप्थ का मतलब क्या होता है। तो वर्किंग डेप्थ किसी भी दो मैचिंग जो गियर के तीत होते हैं उनके बीच की एंगेजिंग दूरी होती है। तो इस एंगेजिंग दूरी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इंटू अडेंडम, मतलब ये अडेंडम के डबल होती है, डबल अडेंडम के बराबर होती है। अगर बात की जाए होल डेप्थ की, कि होल डेप्थ क्या होती है, तो होल डेप्थ ये दांतों की ऊंचाई जो कि अडेंडम और एडेंडम दोनों के योग के बराबर होती है। टोटल दांतों की ऊंचाई, हाइट कितनी है, ये एडेंडम और डिडेंडम दोनों को जोड़ दिया जाए तो होल डेप्थ हमारी प्राप्त होती है। जबकि वर्किंग डेप्थ क्या होती है, तो मैचिंग गियर, जो मैच करके गियर जब आपस में चलते हैं तो उनका कितना एंगेजिंग दूरी है, वो वर्किंग डेप्थ होती है। ये क्या होती है, होल डेप्थ से थोड़ी सी कम होती है। अब वर्किंग डेप्थ और होल डेप्थ के मध्य जो गैप बचता है, इसी को क्या कहा जाता है, क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इसी को क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। या कह सकते हैं मैचिंग गियर में अगर टॉप लैंड और बॉटम लैंड के बीच की जो गैप होती है, इसी को क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कई बार प्रेशर एंगल की वैल्यू पूछ ली जाती है गियर में, तो ये प्रेशर एंगल की वैल्यू होती है 14.5 डिग्री, 14 सही 1/2 डिग्री इसकी वैल्यू होती है, 14.5 आप इसको कह सकते हैं। ठीक,
तो ये इसका नॉमेनक्लेचर था। अब इसका हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल कि हमें क्या क्या डाटा दिया गया है और क्या क्या कैलकुलेशंस हमें करनी है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है मॉड्यूल, जिसको हम यम से लिखते हैं, कितना दिया गया है 3 mm दिया गया है। और नंबर ऑफ टीथ, जिसको हम जेड से लिखते हैं, 22 दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना है पीसीडी, पिच सर्किल डायमीटर। ठीक, क्या निकालना है, पिच सर्किल डायमीटर। पिच सर्किल डायमीटर निकालने के लिए क्या होता है, पिच सर्किल डायमीटर का फार्मूला होता है मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ। पीसीडी का निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला आप याद रखेंगे। हम मॉड्यूल का फार्मूला याद रखते हैं कि मॉड्यूल बराबर होता है पिच सर्किल डायमीटर बटा नंबर ऑफ टीथ। ये फार्मूला आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, मॉड्यूल बराबर पिच सर्किल डायमीटर बटा नंबर ऑफ टीथ। अब यहाँ से चाहे आप मॉड्यूल कैलकुलेट करें, चाहे पिच सर्किल डाया कैलकुलेट करें, चाहे आप नंबर ऑफ टीथ कैलकुलेट कर रहे हो, तीनों आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमें निकालना है पीसीडी। तो पीसीडी निकालने के लिए मॉड्यूल और नंबर ऑफ टीथ को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जेड की वैल्यू है आपकी 22, एम की वैल्यू है 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 66 निकल के आएगा, जो कि हो जाएगा पिच सर्किल डायमीटर। दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा निकालना है आउटसाइड डाया, आउटर डाया। यही क्या होता है, गियर का सबसे बड़ा डाया होता है, इसी को एडेंडम सर्किल के नाम से जाना जाता है, चाहे कहा जाए आउटर डाया या फिर कहा जाए एडेंडम सर्किल। तो इसके निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये हमारा फार्मूला होता है कि पिच सर्किल डायमीटर प्लस 2 इंटू मॉड्यूल। ठीक, क्या होता है, पिच सर्किल डायमीटर प्लस 2 इंटू मॉड्यूल। चाहे आप इसे लिखे पीसीडी प्लस 2m, या फिर आप इसे लिख सकते हैं मॉड्यूल प्लस मॉड्यूल इंटू ब्रेकेट में m प्लस 2। यहाँ पर m का मतलब मॉड्यूल, ब्रेकेट में नंबर ऑफ टीथ प्लस 2। इससे आप कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला आपका ड्राइव होके आएगा। एडेंडम सर्किल या फिर आउटर डाया निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, पिच सर्किल डायमीटर प्लस 2 इंटू मॉड्यूल। पिच सर्किल डाया हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया, 60 आया। 2 इंटू मॉड्यूल मतलब 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा 72 mm। इस प्रकार से आप इसका आउटर डाया कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जाम में आपको नंबर ऑफ टीथ दे दिया जाएगा और दे दिया जाएगा मॉड्यूल, पूछा जाएगा पिच आउटसाइड डायमीटर या फिर एडेंडम डायमीटर कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पिच सर्किल डायमीटर, देन आप कैलकुलेट कर पाएंगे आउटर डायमीटर या एडेंडम सर्किल। दूसरा जो यहाँ पर पूछा गया है वो डिडेंडम सर्किल के, सॉरी एडेंडम के बारे में पूछा गया है कि आपको निकालना है एडेंडम कितना होगा। ठीक, एडेंडम हमने ऊपर ये बताया कि ये पिच सर्किल तथा एडेंडम सर्किल के बीच की रेडियल डिस्टेंस होती है, जो कि एडेंडम हमारी बराबर होती है मॉड्यूल की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडेंडम की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो एडेंडम की वैल्यू बराबर होती है मॉड्यूल के। एडेंडम को HE से डिनोट करते हैं, मॉड्यूल को यम से डिनोट करते हैं। या फिर अगर मान लीजिए मॉड्यूल नहीं दिया गया है आपको एग्जाम में, डायमेट्रिकल पिच दी गई है, फिर एडेंडम कैसे निकालेंगे, तो डायमेट्रिकल पिच का अगर हम क्या निकाल दें, रेसिप्रोकल निकाल दें, 1 डायमेट्रिकल पिच निकाल दें, तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा बराबर हो जाएगा एडेंडम की, या यही बराबर होता है मॉड्यूल के। ठीक, तो ये दोनों आपको रिलेशन ध्यान में रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉड्यूल देके एडेंडम पूछा जाता है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। मॉड्यूल की वैल्यू 3 है, इसलिए एडेंडम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 mm ही हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, डिडेंडम कैलकुलेट करना है। डिडेंडम को किससे दिखाते हैं, तो डिडेंडम को दर्शाते हैं HF से। डिडेंडम क्या होता है, तो ये होता है पिच सर्किल तथा रूट सर्किल के बीच की दूरी। रूट सर्किल मीन्स जो सबसे निचली वाली सर्किल होती है, क्या होती है, रूट सर्किल होती है। तो रूट सर्किल और पिच सर्किल के बीच की डिस्टेंस डिडेंडम होती है, इसको स्पेसिफाई किया जाता है HF के द्वारा। ये एडेंडम से ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू मॉड्यूल। मॉड्यूल हमें दिया गया है 3, मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से तो निकल के आ जाएगा 3.75। एडेंडम हमारा कितना था, 3 mm था, डिडेंडम कितना आया, 3.75 आया। या अगर आप डायमेट्रिकल पिच के कंडीशन में पूछे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.15 से 1 डिवाइडेड बाई डायमेट्रिकल पिच। ये फार्मूला भी आप ध्यान में रखेंगे। ये जो हम 10 नंबर वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इससे मैक्सिमम कंडीशन में आपको फार्मूला एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना था वर्किंग डेप्थ। तो वर्किंग डेप्थ हमने ऊपर ही बताया था क्या होती है, ये एडेंडम का डबल होती है। ठीक, वर्किंग डेप्थ का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एडेंडम। अब एडेंडम की वैल्यू कितनी थी या मॉड्यूल की वैल्यू कितनी थी, 3 mm थी, डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 mm निकल के आ जाएगा। ठीक, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, डबल करेंगे
तो कितना आ जाएगा टोटल डेप्थ 6 वर्किंग डेप्थ 6 mm निकल के आ जाएगा, क्योंकि किसकी होती है, डबल होती है ये अडेंडम के। अब हमें निकालना है टोटल डेप्थ, या इसी को कहते हैं होल डेप्थ। वर्किंग डेप्थ क्या थी, 2 अडेंडम के बराबर थी। टोटल डेप्थ क्या होती है, तो टोटल डेप्थ एडेंडम और डिडेंडम, या इसी को आप होल डेप्थ कह सकते हैं, एडेंडम और डिडेंडम के योगफल के बराबर होती है। तो एडेंडम की वैल्यू होती है मॉड्यूल और डिडेंडम की वैल्यू होती है 1.25 मॉड्यूल। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2.25 इंटू मॉड्यूल। अब 2.25 तो वैसे रहेगा, मॉड्यूल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.75 निकल के आ जाएगा। चाहे आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करो या फिर एडेंडम और डिडेंडम दोनों को जोड़ दो। एडेंडम हमारा 3 था, डिडेंडम 3.25 था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.75 था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6.75 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ से भी आपका निकल के आ रहा है। नेक्स्ट अगर आपको क्लियरेंस कैलकुलेट करना है तो क्लियरेंस क्या होता है, एडेंडम और डिडेंडम के बीच का डिफरेंस होता है, या इसी को आप कह सकते हैं 0.25 इंटू मॉड्यूल। क्योंकि डिडेंडम हमारा 1.25 इंटू मॉड्यूल है, एडेंडम केवल मॉड्यूल है, दोनों का डिफरेंस क्या है, 0.25 के बराबर है। तो 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 निकल के आया जाएगा, जो कि क्या हो जाएगी, क्लियरेंस हो जाएगी। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आपको मॉड्यूल दे करके, नंबर ऑफ टीथ दे करके कई सारे चीजें पूछी जाती हैं। पहले पिच सर्किल डायमीटर पूछा जाता है, पिच सर्किल डायमीटर, नंबर ऑफ टीथ और मॉड्यूल का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। या मॉड्यूल का आपसे पूछा जाए फार्मूला तो पिच सर्किल डायमीटर बटा नंबर ऑफ टीथ हो जाएगा। आउटर डायमीटर या अडेंडम सर्किल पूछी जाए तो फार्मूला हो जाएगा पिच सर्किल डायमीटर +2 इंटू मॉड्यूल। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए एडेंडम कैसे निकालते हैं तो एडेंडम बराबर होता है मॉड्यूल के, या फिर एडेंडम बराबर होता है 1 बाई डायमेट्रिकल पिच के। डिडेंडम की वैल्यू कैसे निकालते हैं तो डिडेंडम बराबर होता है 1.25 इंटू मॉड्यूल, या फिर डिडेंडम बराबर होता है 1.157 बटा डायमेट्रिकल पिच। वर्किंग डेप्थ क्या होती है, तो वर्किंग डेप्थ बराबर होती है डबल एडेंडम के, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू मॉड्यूल हो जाएगा। टोटल डेप्थ बराबर होती है एडेंडम प्लस डिडेंडम के, तो ये बराबर हो जाएगा 2.25 इंटू मॉड्यूल के। नेक्स्ट आता है क्लियरेंस, तो क्लियरेंस होता है डिफरेंस बिटवीन एडेंडम एंड डिडेंडम, तो ये बराबर हो जाएगा 0.25 इंटू। फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रिलिंग 5 होल्स इन ए 20 मिलीमीटर थिकनेस प्लेट where diameter of drill 10 mm and cut speed is 1.5 मीटर पर मिनट एंड फीड इज 0.05 mm। यहाँ पर बेसिकली हमें क्या निकालना है, मशीनिंग टाइम निकालना है। मशीनिंग टाइम के लिए यहाँ पर ड्रिल का प्रयोग किया जा रहा है, तो ड्रिलिंग टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, ड्रिलिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या क्या डाटा दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि जो प्लेट की थिकनेस है जिसमें हमें ड्रिल करना है उसकी थिकनेस कितनी है, 20 mm थिकनेस है। ड्रिल का डायमीटर कितना है, 10 mm ड्रिल का डायमीटर है। कटिंग स्पीड हम 1.5 मीटर पर मिनट रखने वाले हैं। फीड कितना दे रहे हैं, 0.05 mm फीड दे रहे हैं। और 5 होल हमें उस 20 mm की थिकनेस वाली सीट में करना है। तो इसके लिए टोटल कितना टाइम लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए मशीनिंग टाइम का फार्मूला होता है, अगर बेसिकली बात की जाए ड्रिल में मशीनिंग टाइम हमें निकालना है, ड्रिलिंग टाइम, तो उसके लिए फार्मूला होता है थिकनेस ऑफ सीट प्लस 0.3D, जहाँ 0.3D क्या है, कोन हाइट है। ये ड्रिल का क्या होता है, ये जो कोन हाइट है इसको हम 0.3D लेते हैं। फिर RPM इंटू फीड। अब RPM हमें नहीं दिया गया है डायरेक्टली क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, RPM कैलकुलेट करेंगे कटिंग स्पीड और ड्रिल के डायमीटर की सहायता से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कटिंग स्पीड B बराबर क्या होता है, πD/N बटा 1000 मीटर पर मिनट होता है। यहाँ से अगर हम RPM N के लिए फार्मूला निकालें तो क्या आ जाता है, कटिंग स्पीड गुणे 1000 बटा पाई इंटू डी। कटिंग स्पीड के इस फार्मूले की सहायता से इसे हम ड्राइव करते हैं। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, कटिंग स्पीड 1.5 दिया गया है, 1000 आपका कांस्टेंट है, ड्रिल का डायमीटर 22 है, ड्रिल का डायमीटर कितना है, 10 है, और पाई की वैल्यू रखनी है 22/7। तो 22/7 तो 7 बटे में तो ऊपर चला गया, गुणा में हो गया 7। ठीक, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल निकल के आएगा 525/11। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमें ड्रिल का डायमीटर दिया गया था, कटिंग स्पीड दिया गया था,
इसकी सहायता से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, आरपीएम निकाल लिया कि राउंड पर मिनट वो कितना रेवोल्यूशन लगा रहा है। तो आरपीएम आ गया 525/11। अब हम क्या करेंगे, अब मशीनिंग टाइम का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, मशीनिंग टाइम मान लीजिए अगर आपको इस यहाँ ड्रिलिंग टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में टेपर टर्निंग, स्टेप टर्निंग, इस सब का टर्निंग टाइम पूछ लिया जाए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टर्निंग टाइम का भी सेम फार्मूला होगा, मीन्स लेंथ ऑफ जॉब इनटू नंबर ऑफ कट। वहाँ एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, नंबर ऑफ कट, कि कितने कट में हम जॉब को फिनिश कर रहे हैं, बटा फीड इनटू आरपीएम। सेम यही फार्मूला यूज करना है, बट डिफरेंट क्या है, ड्रिलिंग के लिए हमें यहाँ 0.3D कोन हाइट लेना होता है, और टर्निंग के लिए हम क्या लेते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ कट लेते हैं कि जनरली कितने कट में उसको फिनिश कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कट नहीं भी दिया जाता है क्वेश्चन में तो हम उसको एक मान के हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ जॉब मीन्स या कह सकते हैं थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है, 20 mm है। 0.3 × D का मतलब डायमीटर 10 mm हो गया। आरपीएम 525/11। फीड को 0.05 रख के इसको जो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 11 ये ऊपर चला जाएगा। 0.05 को जब हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल में तो क्या हो जाएगा, 5 बटा देखो 0.05 है, यहाँ पर हमें दशमलव हटाना है तो ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो सिंपल यहाँ 5 जो 100 नीचे आया उसको हमने ऊपर भेज दिया। इस सब को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो निकल के आता है 9.638 मिनट। ठीक, कितना निकल के आया, 9.638 मिनट। अब ये कितने होल के लिए है, ये एक होल के लिए है। तो एक होल के ड्रिलिंग के लिए कितना टाइम लगा, 9.638 मिनट लग रहा है। हमें एक्चुअल में निकालना कितने के लिए है, तो हमें निकालना है 5 होल के लिए। तो इसी को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 48.19 मिनट। तो ये 48 आपका पूरा पूरा है, तो ये 48 मिनट हो जाएगा। 0.19 है तो इसे आप 19 सेकेंड मान सकते हैं। ठीक, या 19 की जगह फिर अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। जब 0.19 को आप 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका ये क्या आ जाएगा, 60 सेकेंड आ जाएगा। तो 5 होल की ड्रिलिंग के लिए यहाँ टोटल कितना टाइम लगेगा, 48 मिनट 20 सेकेंड लगने वाले हैं। ठीक, क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमें डाटा दिया गया था, क्या प्लेट थिकनेस थी, डायमीटर था, स्पीड और फीड था, हमने निकाल लिया सबसे पहले आरपीएम। आरपीएम निकालने के बाद हमने मशीनिंग टाइम के फार्मूले में पुटअप कर दिया वैल्यू और हमारे पास आंसर आ गया। अब ये दोनों उत्तर आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, 9.638 भी होगा और 48.19 भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले ये एक होल के लिए निकला है, जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके लिए 5 होल का निकल के आएगा टाइमिंग। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जाम में, नहीं तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इन ये 100 mm लॉन्ग जॉब सेगमेंट 1:10 टेपर हैज बीन गिवन अप टू 75 mm लेंथ, देन ऑफसेट गिवन टू टेल स्टॉक विल बी। एक 100 mm लंबा कोई जॉब है जिसमें टेपर रेशियो कितना है, 1/10 का है, उसमें 75 mm तक क्या करना है, टेपर काटना है। ठीक, तो उसके लिए टेल स्टॉक ऑफसेट कितना होगा, ऑफसेट की हमें कैलकुलेशन करनी है। आप सभी को पता है टेपर टर्निंग की कितनी विधियां होती है, मुख्यतः 3 प्रयोग करते हैं। सबसे पहला होता है कंपाउंड स्लाइड मेथड के द्वारा, ठीक, दूसरा होता है टेल स्टॉक ऑफसेट के मेथड के द्वारा, और जो तीसरा होता है अटैचमेंट का प्रयोग करके। तो यहाँ पर आपको टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से कैलकुलेट करने को कह रहा है। क्या क्या दिया गया है, हमें टोटल लेंथ जॉब की दी गई है कैपिटल एल 100 mm, सॉरी कैपिटल एल ना करके इसे आप क्या कहेंगे, सॉरी हाँ, टोटल लेंथ ऑफ जॉब कितनी है, 100 mm दिया गया है। टेपर लेंथ कितनी दी गई है, 75 mm दी गई है। मतलब टोटल जॉब की लंबाई कितनी है, 100 mm है, लेकिन हमें टेपर कितने में काटना है, हमें टेपर काटना है केवल 75 mm में। ठीक, हमें केवल इतने वाले पार्ट में टेपर काटना है, इतने में टेपर नहीं काटना है, पूरी लंबाई में टेपर नहीं काटना है। कितने में काटना है, केवल 75 mm में हमें टेपर काटना है। टेपर रेशियो कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। टेल स्टॉक ऑफसेट कैलकुलेट करना है। ठीक, टेल स्टॉक ऑफसेट कैलकुलेशन के लिए फार्मूला होता है D-T/2 इंटू L/L। ठीक, मीन्स D-T/2L इंटू L, ये फार्मूला होता है टेल स्टॉक ऑफसेट का। अब हमें यहाँ पर D-D दिया ही नहीं गया है, ना कैपिटल डी दिया गया ना स्मॉल डी, ना जॉब का हमें बड़ा डायमीटर दिया गया है ना छोटा डायमीटर दिया गया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यही आपको दिया गया है रेशियो।
अगर हम टेल स्टॉक ऑफसेट के फार्मूले को रेशियो के पदों में आपको बताएं तो ये क्या होता है, R/2 इंटू कैपिटल यल होता है, मतलब रेशियो बटा 2 इंटू कैपिटल यल, ये क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है टेल स्टॉक ऑफसेट का। तो इसे कैसे देखें, कैसे हो जाता है, क्योंकि टेपर रेशियो के, या जिसे आप कोनिकसिटी कहते हैं, ये क्या होता है, D-D/L होता है, ठीक, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई यल, यही क्या होता है, हमारा टेपर रेशियो होता है। टेपर रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/10 दी गई है। तो यहाँ जहाँ टेल स्टॉक ऑफसेट के फार्मूले में D-D/L है, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि यही क्या हमारा टेपर रेशियो दिया गया है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमारे पास फार्मूला क्या था टेली स्टॉक ऑफसेट का, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेशियो या कोनिकसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो D-D/2 होता है। इसी में अगर पूछ लिया जाए थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा निकालने के लिए, तो D-D/2L होता है। अब यही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑफसेट का फार्मूला क्या होता है, तो इसी में कैपिटल यल जुड़ जाता है। तो ये तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद में रखने हैं। अब हमने D-D/L के स्थान पर 1/10 रख दिया। कैपिटल एल की वैल्यू आपको पता है 100 है। टोटल जॉब की लंबाई कितनी है, 100 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 100, 10 से कैंसिल होके 5 आ जाए, 10 आएगा। 10 को 2 से कैंसिल करेंगे, 5 आएगा। तो ऑफसेट कितना होगा, 5 mm हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर टेल स्टॉक को ऑफसेट करना पड़ेगा, ठीक। एक बार ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आता है वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या क्या दिया गया था, कैपिटल यल, स्मॉल यल और रेशियो दिया गया था। अगर आप R/2 इंटू यल से भी लगाएं तो भी आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी है, 1/10 है। टोटल L कितना है, तो टोटल यल 100 है, ठीक। और यहाँ पर बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 से काटेंगे 10 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा बेसिक क्या है ये हमने आपको यहाँ से क्लियर कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेल ड्राइव से लिया है। इसमें हमने इन एन ओपन बेल ड्राइव लार्ज पुली डाया 80 सेंटीमीटर एंड स्मॉल पुली डाया 60 सेंटीमीटर, if the center distance between the pulley is 500 centimeter then find out the length of the open belt। आपको पता है बेल्ट ड्राइव कितने प्रकार की होती है, दो, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, जो बेसिकली हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि जो कैपिटल डी, इन सब इसमें दो पुली होती, एक छोटी पुली एक बड़ी पुली, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये पट्टे चलते हैं, हो गया ओपन बेल्ट ड्राइव का, ठीक। क्रॉस बेल्ट ड्राइव होगा तो कैसे आएंगे, पट्टे इस प्रकार से आएंगे, ठीक। तो ओपन बेल्ट ड्राइव में सबसे पहले आपके पास दो पुली है, तो यहाँ पर जो बड़ी पुली उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर दिया गया है, छोटी पुली का डायमीटर 60 सेंटीमीटर दिया गया। और सेंटर डिस्टेंस क्या है, ये दोनों पुली हैं, तो इनके बीच की जो ये दूरी है यही क्या है, सेंटर डिस्टेंस है। ये कितना दिया गया है, 500 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें कैलकुलेट करना है जो टोटल यहाँ पर लेंथ की जो बेल्ट प्रयोग की जाएगी, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी बेल्ट की। तो इसके लिए फार्मूला है ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए, लेंथ ऑफ बेल्ट बराबर 2 इंटू सी मीन सेंटर डिस्टेंस, प्लस 1.57 डी माइनस डी का होल स्क्वायर बटा 4c। ये किसके लिए है, ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। अगर यही क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर D+D है, या D-D का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, D+D का होल स्क्वायर हो जाएगा। केवल एक चेंज करना है, क्या चेंज करना है, यहाँ फार्मूले में आपको जो दिया गया है D-D का होल स्क्वायर, इसी को जब आपका क्रॉस बेल्ट ड्राइव होगा तो D+D का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सबसे पहले लेंथ आपका सेंटर डिस्टेंस दिया गया है 500, D+D मतलब 80 प्लस 60, 80 माइनस 60 बटा यहाँ 500 रख देंगे सी के स्थान पर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 500 को 2 से गुणा करेंगे 1000, 8 और 6 मतलब 140, 140 को 1.57 से मल्टीप्लाई करेंगे 219.8 आएगा। 80 में से 60 माइनस करेंगे बचेगा 20, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 0.2 बचेगा। तो टोटल कितना निकल के आया, 1220, 1220। लेंथ ऑफ बेल्ट कितनी निकल के आई, 1220 सेंटीमीटर हमें लंबी बेल्ट चाहिए होगी, ठीक। तो आशा करते हैं ये प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। कुछ भी नहीं है, सिंपल आपको एक फार्मूला याद रखना है कि L बराबर 2C प्लस 1.57 D+D का होल स्क्वायर बटा 4C, ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये फार्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए फार्मूला क्या होता है और
ओपन बेल ड्राइव के लिए क्या होता है, तो ओपन बेल ड्राइव में यहाँ पर माइनस होता है और क्रॉस बेल ड्राइव में यहाँ पर क्या हो जाता है, इसमें प्लस हो जाता है, बस इतना केवल अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रीमिंग से। व्हाट साइज ऑफ ड्रिल विल बी रिक्वायर्ड टू अचीव 5-6H7 होल थ्रो रीमिंग इन ए स्टील वर्क पीस। एक स्टील वर्क पीस में क्या करना है, रीमिंग करना है। 5-6H7, H7 का मतलब क्या है, होल बेसिस सिस्टम। अब वहां पर होल का डायमीटर यहाँ पर कितना दिया गया है, 6, मतलब रीमिंग के पश्चात 6 आएगा होल का डायमीटर। तो इसके लिए जो हम इनिशियल ड्रिलिंग करेंगे वो कितने का ड्रिलिंग करेंगे। अब ड्रिलिंग और रिमिंग आपको पता ही है, जब हम किसी भी जॉब में क्या करते हैं, होल करते हैं तो उसे ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग इतना परिशुद्ध होल नहीं होता है, तो इस होल को परिशुद्धता में फिनिश करने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर रिमिंग की जाती है। तो रिमिंग के लिए कुछ अलाउंस छोड़ना पड़ता है ड्रिलिंग के पश्चात, नहीं तो मेटल नहीं हटाएगा तो होल फिनिश नहीं हो पाएगा। तो ही कितना अलाउंस छोड़ना है, डायरेक्टली आपको फिनिशिंग के बाद 6 का होल चाहिए, लेकिन हमें ड्रिलिंग करना है तो 6 से कुछ कम का करेंगे, तभी आपके पास मेटल होगा रिमिंग करने के लिए। तो वही आपको कैलकुलेट करना है कितना का आपको ड्रिल करना है। तो ड्रिल साइज के कैलकुलेशन के लिए फार्मूला होता है कि ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। इसी फार्मूले पर आपको कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर अंडर साइज और ओवर साइज क्या होता है, तो सबसे पहले बात की जाए ओवर साइज। मान लीजिए आप ड्रिल प्रयोग कर रहे हैं 5.5 का, ठीक, 5.5 का आप ड्रिल प्रयोग कर रहे हैं। तो जब इसके द्वारा आप ड्रिलिंग करेंगे तो एक जो होल बनेगा उसका जो डायमेंशन आएगा एग्जैक्ट 5.5 नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ वाइब्रेशन होगा, कुछ क्लैंपिंग में प्रॉब्लम होगी, कुछ मतलब उसमें मेटल की प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा बहुत होल का साइज क्या होता है, प्लस माइनस वेरी कर जाता है। तो हमेशा ये अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा होल बनाता है, उसी को क्या कहते हैं, ओवर साइज। कितना तक ओवर साइज होता है, तो 0.05 लगभग ये क्या होता है, ओवर साइज होल बनाता है रिमिंग के कंडीशन में। ठीक, अगर हम 5.5 का कर रहे हैं तो कितना बनेगा, 5.55 का होल बनेगा। तो ये हमको ओवर साइज को हमेशा ध्यान में रख के कैलकुलेशन करना होता है, जो कि 0.05 होता है सभी कंडीशन में। अब दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है अंडर साइज, कि ये अंडर साइज कितना जा सकता है, तो ये अंडर साइज डिपेंड करता है डायमीटर के अनुसार कि कितना डायमीटर है तो उसमें कितना अंडर साइज हो सकता है। अगर 0.5 से डायमीटर कम है ड्रिल का तो उसके लिए 0.1 से 0.2 अंडर साइज, और 5 से लेकर अगर 20 तक है ड्रिल का डायमीटर तो 0.2 से 0.3 हो जाएगा। अब यहाँ 5 टू अगर 10 है तो आप 0.2 का प्रयोग करेंगे, और 10 टू 20 है तो 0.3 का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा 21 से अगर 50 तक है ड्रिल का डायमीटर तो 0.3 से 0.4 यहाँ पर अंडर साइज होता है। मोर देन 50, अगर 50 से ज़्यादा है ड्रिल का साइज तो 0.5 से 1 तक अंडर साइज होता है। ये आपको चार्ट याद रखना है। इसमें भी बेसिकली बस यही केवल एक याद रखना है, अगर 5 से 20 के बीच का होल साइज है तो उसके लिए कितना होगा अंडर साइज, 0.2 से 0.3। अगर 10 तक है, 12 तक है तो 0.2 लेंगे, 12 से ज़्यादा है तो 0.3 लेंगे अंडर साइज। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला था ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो रीमर साइज यहाँ पर कितना दिया गया है, तो रीमर साइज दिया गया है कि 6 होना चाहिए आफ्टर रीमिंग के पश्चात। दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है, अंडर साइज और ओवर साइज। तभी आपने देखा कि अंडर साइज कितना होगा, तो अंडर साइज होगा 0.02। क्यों, क्योंकि 5 से 20 के बीच में ड्रिल का डायमीटर कितना है, 6 है। तो 6 की कंडीशन में हम कितना लेंगे, 0.2 लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ओवर साइज, तो ओवर साइज कितना है, 0.05 है। तो इसको 0.2 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.25। 6 में से 0.05 को जब माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5.75 निकल के आ जाता है। तो ये 5.75 करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर है। अब अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं होता है 5.75 तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली वहां पर 5.8 की तरफ भी जा सकते हैं। अगर 5.75 मान लीजिए उत्तर में नहीं दिया गया है तो आप क्या करेंगे, 5.8 डायरेक्ट लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 5.8 लगाएंगे। तो आप याद भी रख सकते हैं डायरेक्टली कि 5-6H7 के लिए ड्रिल साइज क्या होता है, 5.8 होता है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ ब्लैंक फॉर M10 थ्रेड विथ 1.5 mm पिच। अभी हम देख रहे थे रीमिंग साइज के लिए। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको टैप ड्रिल साइज का बताया था, जब कभी भी इंटरनल थ्रेड काटनी होती है तो कितना ड्रिल साइज किया जाता है, कितने टैप साइज के लिए, तो पिछले वीडियो में हमने बताया था। इंटरनल थ्रेड की कंडीशन में यहाँ हम आपको बताने वाले हैं एक्सटर्नल थ्रेड की कंडीशन में। एक्सटर्नल मतलब क्या हो गया, टाइप के द्वारा जब हम थ्रेड काटते हैं तो उसके कंडीशन में। ठीक, तो सबसे पहले थ्रेड काटने के लिए आपको क्या करना होता है, शाफ्ट को टर्निंग करनी होती है। अब शाफ्ट की टर्निंग आप बेसिकली मेजर डायमीटर पे करते हैं, जो आपका मेजर डायमीटर दिया जाता है। जैसे M10 है तो आप 10 M10 में 10 mm में क्या करेंगे, शाफ्ट की टर्निंग करेंगे। M10 क्या है, इसका मेजर डायमीटर। लेकिन जब हम इस पर थ्रेड काट रहे होते हैं तो जो डायमीटर टर्न किया जाता है उसे कहा जाता है ब्लैंक डायमीटर। ब्लैंक साइज, तो ब्लैंक डायमीटर जो होता है मेजर डायमीटर से थोड़ा सा कम रखा जाता है। तो ये कितना कम रखा जाता है उसी को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड आउट डायमीटर ऑफ ब्लैंक। ब्लैंक का डायमीटर कैलकुलेट करना है। यदि M10 की थ्रेड काटनी है जिसकी पिच कितनी है 1.5 mm पिच है, तो उसके लिए ब्लैंक का साइज कितना हो जाएगा, उसके ब्लैंक का डायमीटर कितना होगा। तो सिंपल इसके लिए फार्मूला है कि कैपिटल D इक्वल टू D माइनस P/10। यहाँ पर जो डी है, डी मतलब हो गया ब्लैंक डायमीटर, और यहाँ स्मॉल डी का मतलब हो गया जो आपका मेजर डायमीटर M10 दिया गया है। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें से आपको माइनस करना है P इंटू 0.1, या इसी को आप कह सकते हैं P/10 भी याद रख सकते हैं। D माइनस P/10 भी आप इसको याद में रख सकते हैं। तो सिंपली, बहुत ही सिंपल है। पिच को 10 से डिवाइड कर देना है। तो पिच कितनी दी गई थी, 1.5 दी गई है। 0.1 से गुणा करिए या 10 से डिवाइड करिए, कितना होगा 0.15 आएगा। 10 में से 0.15 को माइनस करेंगे तो 9.85 निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा, 9.85 mm निकल के आ जाएगा ब्लैंक का डायमीटर। कितने के लिए, M10 के लिए। इसी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि M16 है इंटू वहाँ पर पिच दी होती है 2 mm। इसकी हमें क्या करनी है, थ्रेड काटनी है। तो इसके लिए ब्लैंक साइज क्या होगा, तो जनरली वहाँ पर ऑप्शन में 14 mm भी दिया होता है। तो स्टूडेंट अगर थोड़ा भी कंफ्यूज होंगे तो 14 mm मार देते हैं, जबकि हमें क्या करना है, जो पिच है पिच को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। 16 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15.8 आ जाएगा। तो M16 जिसकी पिच 2 mm है, इसके लिए ब्लैंक साइज क्या होगा, 15.8 mm इसके लिए ब्लैंक साइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है लिमिट फिट टॉलरेंस वाले चैप्टर से आपके। तो यहाँ पर पार्ट ए एंड पार्ट बी आर टू बी असेंबल टूगेदर। ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। इन दोनों पार्ट को क्या करना है, सॉरी पार्ट ए पार्ट बी, इन दोनों को क्या करना है, असेंबल करना है एक साथ। अब असेंबल करने के लिए यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस दी गई हैं, तो कुछ कैलकुलेशंस के माध्यम से यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या चीज़ कितना रहने वाला है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो इस क्वेश्चन में, सॉरी जस्ट 1 मिनट, तो यहाँ पर पार्ट ए और पार्ट बी दिखाया गया है जिनको आपस में क्या करना है, असेंबल करना है। तो यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से इनका डेविएशन दिया गया, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन। तो इसके माध्यम से आपको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड बोर ऑफ द बुश। यहाँ पर जो बुश का बोर दिखाया गया है, ये जो बुश का बोर है और ये शाफ्ट है, इसके बीच में कितना मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा कैलकुलेट करना है मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द फ्लेंज एंड काउंटर बोर। फ्लेंज और काउंटर बोर के बीच में, फ्लेंज और काउंटर बोर के बीच में कितना यहाँ पर मिनिमम क्लियरेंस होगा, ये कैलकुलेट करना है। ये है काउंटर बोर और ये है फ्लेंज। ठीक, तो ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैक्सिमम क्लियरेंस चाहिए आपको। तो मैक्सिमम क्लियरेंस अगर चाहिए होल और शाफ्ट के बीच में, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि मैक्सिमम होल का साइज माइनस मिनिमम शाफ्ट का साइज। अगर आपको मिनिमम क्लियरेंस चाहिए तो उसके कंडीशन में हम लेते हैं मिनिमम का होल साइज माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज। तो सबसे पहले आपको मिनिमम होल, मिनिमम शाफ्ट, मैक्सिमम शाफ्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये आपका क्या है, ये होल है, ये आपका शाफ्ट है। यहाँ पर डायमेंशन क्या दिया गया है, होल का 20H7H8 दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पर ES का मतलब हुआ अपर डेविएशन। तो जब हम 27 में
ये आपका 52 क्या है, माइक्रोन है। अब हम जानते हैं जब माइक्रोन को हम एमएम में बदलेंगे तो 1000 से भाग करना होता है, क्योंकि एक एमएम में 1000 माइक्रोन होते हैं, तो ये आ जाएगा 0.052। तो जब हम 27 में 0.052 जोड़ेंगे तो 27.052 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम साइज ऑफ होल हो जाएगा। मिनिमम साइज होल कितना होगा, तो यहाँ पर लोअर डेविएशन, चूंकि ये होल बेसिस सिस्टम है, H8 है फंडामेंटल, यहाँ पर 0 हो जाएगा आपका, तो लोअर कितना होगा, 27 ही होगा। इसी प्रकार शाफ्ट का कैलकुलेट करेंगे तो 27 में जब -14 माइक्रोन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 26.9। अब 40 को माइनस करना है तो 960 निकल के आएगा। जब ये आपका लोअर वाला निकालेंगे तो -73 जो माइक्रोन है इसको माइनस करना पड़ेगा आपको। तो जब उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 26.927 निकल के आएगा। समझिएगा एक बार, यहाँ पर 27 ये बेसिक है। अपर डेविएशन 52 माइक्रोन है। माइक्रोन को पहले एमएम में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 27 में जोड़ देंगे 52 को, तो आपको मैक्सिमम होल साइज पता चल जाएगी। फिर इसके बाद ये चूंकि लोअर इसका डेविएशन 0 है तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। शाफ्ट की कंडीशन में 27 इसका भी है। अब यहाँ माइनस में चूंकि टॉलरेंस है तो 27 में से 40 को माइनस करना पड़ेगा, तो निकलेगा कितना, 26.96। तो ये क्या होगा, इसका मैक्सिमम साइज होगा होल का। मिनिमम साइज के लिए 73 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये 26.927 निकल के आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें मैक्सिमम साइज मिल गया, मिनिमम साइज मिल गया, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वही यहाँ पर किया गया है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज निकालने के लिए 27 में 0.052 को जोड़े तो इतना आ गया। मिनिमम लिमिट में 0 तो वही रह जाएगा। शाफ्ट का मैक्सिमम लिमिट निकालने के लिए 27 में से 0.040 को माइनस किए तो 26.96 आया। मिनिमम लिमिट निकालने के लिए 73 माइक्रोन को माइनस किए तो 26.927 आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम क्लियरेंस कितनी होगी। तो मैक्सिमम क्लियरेंस के लिए क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम होल चाहिए और मिनिमम शाफ्ट चाहिए। तो मैक्सिमम होल कितना है, तो मैक्सिमम होल आपका है 27.052, मिनिमम होल है 26.927। माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 0.125 मतलब जो होल है, मीन्स बुश का जो आपका अंदरूनी साइड है और शाफ्ट है, इनके बीच में फिटिंग के बाद कितना मैक्सिमम क्लियरेंस रहने वाला है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस 0.125 या आप कह सकते हैं 125 माइक्रोन का वहाँ पर क्लियरेंस रहने वाला है जब आप इन दोनों पार्टों को फिट कर देंगे। जब ये आपका पार्ट यहाँ पर आके फिट होगा तो कितना क्लियरेंस आपको मिलेगा, 0.125 या 125 माइक्रोन का। अब दूसरा क्या आपको कैलकुलेट करना है, जब ये फ्लेंज आकर यहाँ पर बैठेगा काउंटर बोर्ड पर तो यहाँ मिनिमम कितना क्लियरेंस होगा ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ सेम कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले फ्लेंज का अपर लोअर, उसके बाद काउंटर बोर का अपर लोअर। तो काउंटर बोर का अगर अपर कैलकुलेट करें तो 40 में 0.4 जोड़ेंगे, तो ये 0.4 क्या है, डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया गया है आपको एमएम में, इसलिए इसको एमएम में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये 40.4 हो जाएगा मैक्सिमम। मिनिमम कितना होगा, 40 में 0.2 जोड़ेंगे तो 40.2 आ जाएगा। ये किसके लिए, काउंटर बोर के लिए। फ्लेंज के लिए देखें तो फ्लेंज के लिए 40 में जब -0.2 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 39.8 आएगा। और 40 में जब -0.3 जोड़ेंगे तो ये 39.7 आएगा। तो ये हो गया काउंटर बोर का मैक्सिमम, काउंटर बोर का मिनिमम, शाफ्ट का मैक्सिमम, सॉरी ये फ्लेंज का मैक्सिमम, फ्लेंज का मिनिमम। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, मिनिमम क्लियरेंस चाहिए। तो मिनिमम क्लियरेंस के लिए क्या करेंगे, हम मिनिमम फ्लेंज लेंगे और सॉरी मिनिमम लेंगे काउंटर बोर और मैक्सिमम फ्लेंज लेंगे। तो 40.2 में से आप 39.8 को माइनस करेंगे तो 0.4 का यहाँ पर आपको क्लियरेंस मिलने वाला है, मिनिमम क्लियरेंस मिलने वाला है। ठीक, यही यहाँ पर दिखाया गया है कैलकुलेशन के माध्यम से। काउंटर बोर का आपको साइज दिया गया था 40, अपर डेविएशन 0.4 दिया गया था, तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, 40.4 आएगा। लोअर डेविएशन आपको 0.2 दिया गया था, तो 40 में 0.2 ऐड करेंगे तो 40.2 मिनिमम लिमिट ऑफ साइज आएगी। सेम फ्लेंज के कंडीशन में 40 बेसिक ही है, 0.2 वहाँ पर माइनस में दिया गया था उसका अपर डेविएशन, तो टोटल आएगा मैक्सिमम लिमिट 39.80। इसी प्रकार जो आपका लोअर डेविएशन 0.3 दिया गया था माइनस में, जब उसको 40 में ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 39.7 मिनिमम लिमिट ऑफ साइज निकल के आएगी।
अब मिनिमम क्लियरेंस कैसे कैलकुलेट किया हमने फ्लेंज और काउंटर बोर के मध्य, तो उसके लिए मिनिमम काउंटर बोर का साइज लिया और मैक्सिमम फ्लेंज का साइज। मिनिमम काउंटर बोर 40.2, मैक्सिमम फ्लेंज है 39.8, टोटल कितना आ जाएगा 0.4 यहाँ पर क्लियरेंस निकल के आ जाएगा मिनिमम। तो आशा करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी, मिनिमम क्लियरेंस भी आपको समझ में आया होगा, मैक्सिमम क्लियरेंस आया होगा समझ में कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये शाफ्ट हुज बिग डायमीटर इज 100 mm एंड स्मॉल डायमीटर इज 70 mm। यहाँ पर कोई एक शाफ्ट है जिसका बड़ा डायमीटर कितना है 100 mm है और छोटा डायमीटर कितना है 70 mm है। लेंथ ऑफ टेपर इज 150 mm, 150 mm टेपर लेंथ दी गई है जिसमें हमें टेपर टर्निंग करनी है। तो उसके लिए टेपर एंगल क्या होगा? जब टेपर एंगल कैलकुलेट कब किया जाता है, तो जब हम कंपाउंड स्लाइड या कंपाउंड रेस्ट के मेथड से टेपर टर्निंग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, टेपर एंगल कैलकुलेट करना होता है, जिसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर डी माइनस डी बाई 2l, जहाँ डी कैपिटल बड़ा डायमीटर, डी स्मॉल छोटा डायमीटर और यल क्या हो गया टेपर लेंथ हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम थीटा निकालते हैं तो ये टेन थीटा की वैल्यू आती है। ठीक, अगर हम इस ऊपर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू 0.1 आएगी। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर टेन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए होता है या फिर लॉग टेबल वगैरह चाहिए, फिर हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इससे बचने के लिए आप सिंपली एक दूसरा फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं, जिससे डायरेक्टली बिना टेन इनवर्स के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है, तो थीटा बराबर डी माइनस डी बाई 2l इंटू 630/11। ठीक, ये सीधा सीधा रेडियन को डिग्री में चेंज कर दिया है इसने। अगर आप इसी फार्मूले को, चूंकि फार्मूला ऊपर भी यही था डी माइनस डी बाई 2l, इसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 630/11 से, तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थीटा में, जो भी आपका होगा वैल्यू डायरेक्ट आपकी निकल के आ जाएगी। तो कैपिटल डी आपको 100 दिया गया है, स्मॉल डी 70 है, लेंथ ऑफ टेपर 150 mm है, थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, फार्मूले में रख देते हैं। कैपिटल डी 100, स्मॉल डी 70, एल की वैल्यू 50 रख दिया आपने, 630/11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितना निकल के आया, 5.727 निकल के आ गया आपका। ठीक, टोटल कितना थीटा निकल के आया, 5.727। अब चूंकि ये डिग्री में है तो 5 आपका पूरा पूरा यूनिट है, पूरा होल नंबर है, इसलिए 5 डिग्री हो जाएगा। 7 to 7, अब ये चूंकि डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अराउंड आपका 44 मिनट के करीब आएगा। तो टोटल कितना आएगा, 5 डिग्री 44 मिनट यहाँ पर आपका निकल के आएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या करना था आपको, यहाँ पर कैपिटल डी दिया गया था, स्मॉल डी दिया गया था, टेपर की लेंथ दी गई थी, आपको कैलकुलेट करना था कि उसका जो टोटल टेन थीटा है कितना हो जाएगा। ठीक, मतलब एंगल ऑफ टेपर कितना होगा। ठीक है, तीन चीज़ें बेसिकली पूछी जाती हैं यहाँ से, तीनों को फार्मूला ध्यान में होना चाहिए। के अगर आपको पूछा जाता है रेशियो, तो ये होता है डी माइनस डी बाई 2। अगर यहीं पर के की जगह पर के ना पूछ के क्या पूछ लिया जाए, थीटा पूछ लिया जाए, तो डी माइनस डी बाई 2l हो जाता है। ये थीटा ना पूछ के ऑफसेट पूछ लिया जाए, तो डी माइनस डी बाई 2l इंटू यल हो जाता है। ये तीनों फार्मूले एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। कई बार ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ ए टेपर्ड पिन शोन इन बिलो फिगर। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसका स्मॉलेस्ट डायमीटर क्या होगा। ये बड़ा डायमीटर कितना दिया गया है, तो ये 20 mm दिया गया है। टेपर की लेंथ कितनी दी गई है, तो टेपर की लेंथ आपको दी गई है 200। स्मॉलेस्ट डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है, टेपर रेशियो कितना है 1/50 का है। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि टेपर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तो डी माइनस डी बाई यल होता है। कैपिटल डी आपको 20 दिया गया है, स्मॉल डी निकालना है, एल आपको 200 दिया गया है, टेपर रेशियो 1:50 दिया गया है। इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 16 mm निकल के आएगा। मीन्स यहाँ पर जो छोटा वाला डायमीटर होगा कितना होगा, 16 mm होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ चेंज गियर फॉर कटिंग थ्रेड विथ ए पिच ऑफ 3 mm ऑन ए लेथ विथ ए लीड स्क्रू ऑफ 6 mm।
आप सभी को पता है जब हम लोग लेथ पे थ्रेड कटिंग करते हैं तो उसके लिए ड्राइवर गियर और ड्रिबन गियर का रेशियो निकालना पड़ता है। तो यदि आपका मेट्रिक से मेट्रिक है या ब्रिटिश से ब्रिटिश है तो सिंपल फार्मूला प्रयोग करते हैं, वो क्या होता है, ड्राइवर और ड्रिबन का जो गियर रेशियो होता है, एक ही फार्मूला आपको केवल याद में रखना है, पिच या फिर लीड ऑफ जॉब बटा पिच या लीड ऑफ लीड स्क्रू, चाहे पिच कहिए या फिर लीड कहिए, दोनों सेम कंडीशन में यूज होता है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, लीड ऑफ द जॉब बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू, पहले ऊपर क्या होगा, जॉब होगा, फिर नीचे लीड स्क्रू होगी। पिच दिया गया है तो पिच ले लीजिए, लीड दिया गया है तो लीड ले लीजिए। पिच ऑफ जॉब बटा पिच ऑफ लीड स्क्रू या लीड ऑफ जॉब या लीड बटा लीड स्क्रू, लीड ऑफ लीड स्क्रू। इसी फार्मूले से आप इसको याद रखें, टोटल ड्राइवर और ड्रिबन का आप गियर रेशियो निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर पिच ऑफ जॉब हमें कितना दिया गया था, 3 mm दिया गया था, और पिच ऑफ लीड स्क्रू कितनी थी, 6 mm थी। फार्मूला क्या होता है गियर रेशियो का, ड्राइवर बटा ड्रिबन बराबर पिच ऑफ जॉब। पिच ऑफ जॉब कितना दिया गया है, 3 mm दिया गया है, बटा पिच ऑफ लीड स्क्रू का पिच कितना दिया गया है, 6 mm दिया गया है। 3/6 जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 ड्राइवर और ड्रिबन का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा से आप समझ लीजिए। क्या आया है, ड्राइवर बटा ड्रिबन बराबर आया आपका 1/2। मतलब अगर इसी को मान लीजिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। अगर ड्राइवर का जो ड्राइवर गियर है पुली है, इसका डायमीटर अगर 10 mm होगा तो ड्रिबन का डायमीटर कितना होगा, 20 mm होगा। ठीक, कितना होगा, ड्राइवर 10 mm होगा और ड्रिबन कितना होगा, 20 mm होगा। मतलब जब ये एक चक्कर काटेगा उतने में ये क्या करेगा, जब ये आपका ड्राइवर एक चक्कर काटेगा उतने में केवल आधा चक्कर काटेगा, या कह सकते हैं जब ड्राइवर 2 चक्कर घूमेगा तो ड्रिबन कितना घूमेगा, एक चक्कर घूमेगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ भी देख सकते हैं आप कि जो लीड स्क्रू की लीड है ये 6 mm है, और जो जॉब पे लीड काटनी है वो कितनी है, 3 mm की काटनी, मीन्स उससे कम काटनी है। तो लीड स्क्रू अपने एक रोटेशन में कितना बढ़ेगा, 6 mm बढ़ेगा, जबकि जॉब एक रोटेशन में कितना बढ़ेगा, 3 mm बढ़ेगा। तो इसका डायमीटर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए जो ड्रिबन है, और ये जो ड्राइवर है इसका डायमीटर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इससे कम होना चाहिए। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो इसी से मिलता जुलता हमने वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी लिया है, जस्ट वेट ए मिनट। तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, कैलकुलेट द गियर ट्रेन फॉर कटिंग ये स्क्रू थ्रेड ऑफ 3 mm पिच ऑन ये लेथ हैविंग ए लीड स्क्रू ऑफ 4 TPI। अब यहाँ पर उसमें दोनों सेम था, mm ही दिया गया था। यहाँ पर एक आपका यूनिट में दिया गया है और एक इसमें दिया गया है ब्रिटिश सिस्टम में दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को कैलकुलेशन करते समय। जनरली वो लोग न्यूमेरिकल या तो टिक मार देते हैं तुक्का के बेसिस पर, या इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, कैसे आप इसको इजीली कैलकुलेट करेंगे समझिएगा। क्या दिया गया है, कटिंग ए स्क्रू थ्रेड ऑफ 3 mm पिच, जो जॉब पर हमें थ्रेड काटनी है उसकी पिच कितनी है, 3 mm है। और लीड स्क्रू की पिच क्या है, 4 TPI है, 4 थ्रेड पर इंच है लीड स्क्रू की। मतलब कह सकते हैं हमें ब्रिटिश लेथ पर मीट्रिक थ्रेड काटनी है, कुछ इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहले इसी को हम निपटारा करते हैं। लीड स्क्रू की लीड कितनी दी गई है, 1/4 इंच दी गई है। पिच हमें काटनी कितने हैं, में काटनी है। तो इस 1/4 को हम क्या करेंगे, में कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि आप कहेंगे यहाँ 4 TPI थी, आपने यहाँ 1/4 क्यों लिखा, तो हमें पता है लीड बराबर क्या होता है, 1/TPI होता है। लीड मतलब 1/TPI, नंबर ऑफ थ्रेड पर इंचेस का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए यहाँ हमने क्या लिखा, 1/4 लिखा। अब इसको हम क्या करेंगे, में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 इंच में आप सभी को पता है 25.4 mm होता है। 25.4 को अगर दशमलव से हटाकर सिंपल फॉर्म में लिखें तो इसी को लिखा जाता है 127/5। 25.4 को ही क्या लिखते हैं, 127/5 लिखते हैं। जब गुणा करेंगे 4 को 5 से तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें 1/4 इंच का मतलब क्या हो जाएगा, 127/20 mm। तो यहाँ पर 1/4 इंच इंच में था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, में। तो कितना आया, 127/20 mm। ये क्या हो गई, लीड स्क्रू की पिच हो गई। अब हमें जॉब की पिच पता ही है कितनी है, तो पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड कितना दिया गया था, 3 mm दिया गया था। फार्मूला हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि गियर रेशियो ड्राइवर बटा ड्रिबन निकालने के लिए
लीड ऑफ जॉब आपको पता होनी चाहिए बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू, यही दो चीज़ पता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीड ऑफ जॉब यहाँ पर कितनी है 3 है, और लीड ऑफ लीड स्क्रू कितना है 127/20 है। 20 नीचे है, बटा में ये चला जाएगा ऊपर, तो गुणा में आ जाएगा। तो 3 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ड्राइवर और जो ड्रिवन का रेशियो होगा ये कितना आएगा 60/127। मतलब ड्राइवर पर कितने दांते होंगे 60 दांते होंगे, और ड्रिवन पर कितने दांते होंगे 127 दांते होंगे। ये गियर आप इस पे प्रयोग कर सकते हैं, सिंपल था। यहाँ पर जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि मतलब ब्रिटिश लेथ पर मीट्रिक थ्रेड काटनी हो या मीट्रिक लेथ पर ब्रिटिश थ्रेड काटनी हो, तो सबसे पहले आपको दोनों की यूनिट समान करनी है। अगर एमएम में करना चाहते हैं तो दोनों को एमएम में कन्वर्ट करिए, इंच में करना चाहते हैं तो दोनों को इंच में। अब ये एमएम में दिया गया है तो इसको हम एमएम में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने 1/4 को इंच में कन्वर्ट कर, इंच से एमएम में कन्वर्ट किया। ये आपको यहाँ टीपीआई दी गई थी, टीपीआई से हमने क्या निकाला लीड निकाला। लीड बराबर क्या होती 1/TPI होती, इसीलिए ये 1/4 यहाँ पर लिखा था। अब आपका दोनों सेम हो गया तो फार्मूला आपको पता ही है, ड्राइवर बटा ड्रिवन का रेशो लीड ऑफ जॉब बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू, इसके प्रयोग से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो गियर का अरेंजमेंट होगा। जो पहला आपका ड्राइवर गियर होगा ये बड़ा होगा, इसमें कितने दांते होंगे 127 दांते होंगे। दूसरा आपका ये 60 दांतों वाला क्या लगेगा ड्रिवन गियर लगेगा। इसके बीच में हमें एक आइडलर गियर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपाउंड गियर ट्रेन टाइप हो जाती है, थोड़ी सी सिंपल गियर ट्रेन ही है, बट यहाँ पर हमें एक आइडलर गियर बीच में लगाना होता है, जिसका काम क्या होता है ये इन दोनों के रोटेशन की दिशा को बदल देता है। ठीक, ये दोनों अगर डायरेक्टली कनेक्ट होंगे तो एक ही दिशा में रोटेट करेंगे, इनकी डायरेक्शन को बदलने के लिए बीच में एक आइडलर गियर लगा दिया जाता है, जिसका गियर रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, किसी भी नंबर का हम उस पर लगा सकते हैं, जो भी हमारे पास स्पेशल गियर उपलब्ध होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द पॉइंट एंगल ऑफ ए चीजल इज 60 डिग्री इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 39.5 कैलकुलेट क्लियरेंस एंगल। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है चीजल वाले टॉपिक से। तो सबसे पहले इसके आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। बेसिकली आप लोगों ने चिपिंग किया होगा वर्कशॉप में, या फिर आपने चीजल का बेसिक अच्छे से समझ रखा होगा। तो क्या होता है जब भी जॉब पर हम चिपिंग करते हैं तो चीजल को एक पर्टिकुलर एंगल में झुका के चिपिंग की जाती है। ठीक, अगर आप इसको स्ट्रेट करेंगे तो चिपिंग नहीं हो पाएगी, पूरा लिटा के करेंगे तो भी चिपिंग नहीं होगी। एक आपको पर्टिकुलर एंगल में क्या करना होता है, इसको झुका के वर्कपीस की सतह से आपको चिपिंग करनी होती, जो कि अलग अलग मतलब मेटर के लिए अलग अलग होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया है माइल्ड स्टील, उसका पॉइंट एंगल 55 डिग्री होता है, तो यहाँ पर पूछता है इंक्लानेशन एंगल 34.5 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लानेशन आपको दिया जाता है, जो कि चार्ट के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या बेसिकली एंगल बनते हैं जब ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, ये आपको देखना है। इससे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये मान लीजिए क्या है वर्क पीस की सरफेस है जिस पर हम चिपिंग कर रहे हैं, और ये सरफेस उसके 90 डिग्री की सरफेस है, और ये हमारी क्या है चीजल है, जिसके द्वारा हमें क्या करना है चिपिंग करना है। तो चीजल की जो निचली सतह है, ठीक, मतलब चीजल की जो निचली सतह है और वर्क पीस की जो सरफेस है, ठीक, चीजल की निचली सतह जो है और वर्कपीस की जो सरफेस है, इसके बीच का जो एंगल बनता है, एक बार फिर से देखेंगे। चीजल की देखिए ये आपका हो गया ऊपरी सतह और ये निकल रही निचली सतह, तो जो चीजल की निचली सतह है और वर्कपीस की सरफेस है, इसके बीच जो एंगल बनता है इसे हम अल्फा से लिखते हैं, और कहा जाता है क्लियरेंस एंगल। क्या कहते हैं क्लियरेंस एंगल, कि जॉब और चीजल के मध्य कितना आपने क्लियरेंस दे रखा है चिपिंग के लिए, तो ये हो जाता है क्लियरेंस एंगल। दूसरा देखेंगे, दूसरा ये जो चीजल की अपर सरफेस होती है, ऊपरी वाली सरफेस जिसे आप टॉप सरफेस कह सकते हैं, चीजल की टॉप सरफेस या कटिंग टूल की टॉप सरफेस, और वर्क पीस के लंबवत पीस, वर्क पीस के 90 डिग्री पर जो सरफेस है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम गामा से लिखते हैं, और इसे कहा जाता है रैक एंगल। क्या कहा जाता है इसे, रैक एंगल के नाम से जानते हैं। लिखते किसे हैं, गामा से। टॉप सरफेस और लंबवत सरफेस के बीच में कौन सा एंगल होता है, रैक एंगल होता है। और बॉटम सरफेस और वर्कपीस की सरफेस, इनके बीच का एंगल क्या होता है, ये क्लियरेंस एंगल होता है। और जो कटिंग टूल है जैसे चीजल ही है, तो चीजल की टॉप सरफेस और उसकी बॉटम सरफेस, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है पॉइंट एंगल, और इस पॉइंट एंगल को बीटा के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं तीनों कोण समझ में आया होगा।
रैक एंगल क्या होता है, टॉप सरफेस, और एक बार कलर को हम आपको चेंज करके दिखाते हैं इसको, ठीक। जो यहाँ पर टॉप सरफेस है ये वाली, इस टॉप सरफेस और लंबवत सरफेस इनके बीच का जो एंगल यहाँ पर बनेगा अल्फा, इसको कहेंगे रैक एंगल। बॉटम सरफेस और यहाँ पर जो वर्क पीस की सरफेस है इसके बीच जो एंगल बनेगा अल्फा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्लियरेंस एंगल। टॉप और बॉटम सरफेस के बीच जो एंगल बनेगा इसको कहा जाएगा पॉइंट एंगल। तो इन तीनों एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। आपको कई बार दे दिया जाता है, जैसे पॉइंट एंगल 60 डिग्री दे दिया गया, अल्फा, अल्फा का मतलब होगा क्लियरेंस एंगल 10 डिग्री दे दिया गया। अब पूछ लिया गया आपसे रेक एंगल की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल आपका एंगल कितना बनता है, तो टोटल एंगल है आपका 90 डिग्री, जिसमें से ये हो गया 10 और इतना हो गया 60, तो 60 और 10 कितना हो गया 70, 70 माइनस करेंगे 90 में से तो रैक एंगल कितना निकल के आ जाएगा, 20 डिग्री रैक एंगल निकल के आ जाएगा। बट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो हमारे पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया और चीजल का पॉइंट एंगल दिया गया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है इसको भी समझेंगे। तो जो चीजल की सेंटर लाइन है, ठीक, ये हो गई आपकी टॉप सरफेस, ये हो गई बॉटम सरफेस, इसके बीच जो आपकी ये सेंटर लाइन है, तो चीजल की सेंटर लाइन से और जॉब की सरफेस के बीच जो एंगल बनता है, ठीक, इस जो चीजल की सेंटर एक्सिस लाइन है और जो जॉब की सरफेस है इसके बीच जो एंगल बनता है इसी को कहा जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मीन्स चीजल को हम कितने डिग्री पर झुका के प्रयोग कर रहे हैं, वही क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो क्वेश्चन में हमारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया गया है 39.5 डिग्री दिया गया है। दूसरा हमें दिया गया है ये पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। अब वो कह रहा है कैलकुलेट कीजिए इस वाले एंगल को, कौन से वाले एंगल को, तो कैलकुलेट करना है आपको इस क्लियरेंस एंगल को, इस अल्फा की वैल्यू को। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इस सेंटर लाइन क्या कर रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो दो बराबर भागों का मतलब क्या है कि ये भी आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये दूसरा वाला ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। टोटल कितना दिया गया है आपको 39.5 दिया गया है, इतना कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 39.5 में से हम 30 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, या 9.5 बचेगा, वही क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। फिर से देखेंगे, ये टोटल जो आपका पॉइंट एंगल है 60 डिग्री है, सेंटर रेखा इसको क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, तो 30 डिग्री इधर हो जाएगा और 30 डिग्री आपका इधर हो जाएगा। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टोटल कितना दिया गया है, 39.5 दिया गया है। तो हमें क्लियरेंस एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्लियरेंस एंगल निकालने के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टोटल में से हमें इस आधे वाले एंगल को माइनस कर देना होगा 30 को। तो हमें ये नीचे वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में से जब हम पॉइंट एंगल की हाफ को माइनस करेंगे तो क्लियरेंस एंगल हमें मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा 9.5 डिग्री आ जाएगा। देख लेते हैं, ठीक। तो फार्मूला से चाहे आप याद रखिए चाहे आप इसको कंसेप्चुअल याद रखिए। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में से हम पॉइंट एंगल के हाफ को माइनस करेंगे 39.5 में से 60/2 मीन्स 30 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो क्लियरेंस एंगल अल्फा की वैल्यू 9.5 डिग्री निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर जो आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ठीक, जो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मतलब झुकाव कोण है, ये अगर आपका कम हो जाए, ठीक, क्या हो जाए, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम हो जाए। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम होने से क्या होता है, क्योंकि उसका पॉइंट एंगल तो वेरी करेगा नहीं, पॉइंट एंगल जितना था वो जितना था उतना ही रहेगा। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम होने से क्या होता है, क्लियरेंस एंगल आपका एकदम से कम होता जाता है, ठीक। क्लियरेंस एंगल एकदम से आपका क्या होता है, कम हो जाता है। और इस कंडीशन में क्या करेगी, चीजल हमारी वर्कपीस से स्लिप हो जाएगी, क्या कर जाएगी, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होता जाएगा वैसे वैसे क्लियरेंस एंगल भी कम होता जाएगा और रैक एंगल बढ़ता जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखना है, क्या बढ़ेगा, जैसे जैसे ये नीचे आती जाएगी तो यहाँ पर ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक क्लियरेंस एंगल घटेगा। तो जब भी आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, घटता है, तो क्लियरेंस एंगल क्या होता है, घट जाता है, और रैक एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, इससे चीजल स्लिप कर जाएगी और मेटल को कट नहीं करेगी। किस किस कंडीशन में, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कम है या क्लियरेंस एंगल कम है, या कह लीजिए रैक एंगल ज़्यादा है, तो चीजल स्लिप करेगी, मेटल को कट नहीं करेगी।
दूसरी क्या कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन है अगर आप एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज़्यादा होगा तो क्लियरेंस एंगल की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ज़्यादा होने से क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होता है और ये रैक एंगल की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में चीजल हमारी मेटल को कट ना करके क्या हो जाएगी, इसी के अंदर पेनिट्रेट करने लगेगी। चीजल क्या करेगी, वर्कपीस के अंदर पेनिट्रेट करेगी, सीधा सीधा धंसने लगेगी, मेटल को परफेक्टली रिमूव नहीं कर पाएगी, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके कंसेप्ट को क्लियर किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो इसके इसरो के बीएसएससी एसटीएससी सैक एचएसएफसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आने की उम्मीद है उसको हमने डिस्कस किया, या जिनका एनएफसी सेकंड स्टेज का पेपर है उनके लिए भी ये सारे न्यूमेरिकल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हैवी वाटर बोर्ड का पेपर 23 तारीख 22-23 में आने वाला है, इसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। किसी भी टेक्निकल एग्जाम में जाने से पहले आप इन दोनों वीडियो को देख कर जाइएगा। तो यहाँ से आपके लगभग कहा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन के करीब क्लियर हो जाएंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपको इन दोनों वीडियो में से ही मिलने वाले हैं, ठीक। तो बने रहिए ऐसे हमारे साथ। कीप इन टच, टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।